नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882। इस अधिनियम की धारा 11 के बारे में हम चर्चा करेंगे। धारा 11 क्या है, आइए देखते हैं। स्रष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, यानी अगर कोई हित सृजित हो जाता है और उस पर कोई बंदिश लगाई जाती है, कोई पाबंदी लगाई जाती है या कोई शर्त लगाई जाती है, तो उस शर्त का क्या होगा और उस अंतरण का क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे। धारा 11 कहाँ लागू होती है? धारा 11 वहाँ लागू होती है जहाँ अंतरण पूर्ण होता हो, वेयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो यहाँ क्या होगा, जहाँ संपत्ति का पूर्ण अंतरण किया जाता हो तथा संपत्ति के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाता हो, तो वहाँ क्या होगा, शर्त होगी शून्य और अंतरण होगा मान्य। उदाहरण के तौर पे ए बी को अपनी संपत्ति बेचता है और बी से ये कहता है कि आप उस संपत्ति पर या उस भूमि पर जो अंतरित की गई है लगे हुए पेड़ों को नहीं काटेंगे। तो यहाँ जब विक्रय कर दिया गया है, यानी संपत्ति का पूर्ण अंतरण कर दिया गया है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया है, तो वहाँ अब किसी भी शर्त को लगाने की मनाही है। कोई भी विक्रेता कोई ऐसी शर्त उपबंधित नहीं कर सकता है जो संपत्ति के पूर्ण उपभोग को रोकती हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पेड़ लगाए गए हैं उन्हें काटने से रोका जाता है, तो वो नहीं रोक सकता है। दूसरा उदाहरण आता है, एक विक्रेता क्रेता को संपत्ति नियंत्रित करता है और कब्जे से रोकता है, शर्त लगा देता है कि आपको कब्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर विक्रय कर दिया गया है तो ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र में किसी तरह की कोई शर्त या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अंतरण होगा मान्य और शर्त होगी शून्य। अपवाद क्या होगा? अपवाद होता है सुखाधिकार के मामले में ये नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुखाधिकार जो है वह सदैव संपत्ति के साथ जाने वाला अधिकार होता है या संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार होता है। अब बिंदुवार देखें इसे। पहला बिंदु आता है संपत्ति के हित का पूर्ण अंतरण। धारा 11 में क्या हो रहा है, संपत्ति के हित का पूर्ण अंतरण हो रहा है या एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है। तो पूर्ण अंतरण किन किन संव्यवहारों में होता है? पूर्ण अंतरण होता है आपके दान या बिक्री में, जिसे हम गिफ्ट या सेल कहते हैं। दान में भी संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अंतरित होती है और विक्रय में भी ऐसा ही होता है। और इनकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो अंतरण हो रहा है वो एब्सोल्यूट हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। यानी जो व्यक्ति अंतरण कर रहा है, अंतरण के पूर्ण होने के बाद उस संपत्ति में किसी प्रकार की कोई दखल नहीं दे सकता। उदाहरण अभी आपको दिया था कि ए ने बी को एक संपत्ति या एक भूखंड या एक खेत अंतरित किया है और खेत पर कुछ वृक्ष लगे हुए थे, तो वह उन वृक्षों को काटने से रोकने का शर्त रखता है अंतरण के समय। तो ये जो संव्यवहार है जिसे क्रय या विक्रय कहा गया है, यदि विक्रेता अपनी संपत्ति का विक्रय कर देता है तो वो ऐसी शर्त लगाने से रोका जाएगा, और अगर शर्त लगाई गई है तो ऐसी शर्त होगी शून्य और अंतरण होगा मान्य। अब अगला बिंदु, उपभोग पर प्रतिबंध। उपभोग पर प्रतिबंध यानी पूर्ण अंतरण के बाद उपभोग का अधिकार अंतरित का होगा कि वे कैसे उपभोग करें, और यदि उपभोग के ढंग के बारे में कोई शर्त हो तो शर्त होगी शून्य और अंतरण होगा मान्य। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण अंतरण के बाद में जो अंतरण करता है वो अंतरिती को उपभोग किए जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण अंतरण का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा यदि अंतरणकर्ता अंतरिती पर कोई शर्त आरोपित करे और उसके उपभोग को नियंत्रित करने का प्रयास करे। तो दो बिंदु आए यहाँ पर। पहला, संपत्ति में हित का पूर्ण अंतरण यानी
संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गई और हित गया तो स्वामित्व बदल गया। और दो ऐसे उदाहरण हैं, दान और विक्रय। दान और विक्रय में संपत्ति का जो स्वामित्व है या जो हित का अंतरण है वो पूर्ण हित का अंतरण होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहते हैं। और दूसरा बिंदु है उपभोग पर प्रतिबंध। इसमें भी जो अंतरण करता है वो अंतरित पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता उपभोग के संदर्भ में, यानी उपभोग को नियंत्रित नहीं कर सकता है विक्रय करने के बाद। अब इसके अपवाद आते हैं। अपवाद में पहला अपवाद है सशर्त अंतरण, यानी कोई अंतरण ऐसा किया गया हो जो सशर्त हो, यानी शर्त के साथ कोई अंतरण हो तो वहाँ विधि इसकी इजाज़त देती है। यानी दूसरे शब्दों में हम उसे कंडीशनल ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। दूसरा बिंदु इसमें जो आता है वह है किसी विधि या अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यानी कोई विधि ही ऐसा कोई उपबंध कर दे कि जो संपत्ति का उपभोग का ढंग है उसमें कोई दखल आए, तो विधि इसके इजाज़त देगी, क्योंकि वो दखल जो है विधि द्वारा है। तो ये भी एक अपवाद है। और इसके बाद तीसरा अपवाद आता है धारा 17 संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा आय को संचित करने के लिए कोई प्रतिबंध हो, या डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन, यानी किसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय को एक निश्चित समय के लिए एकत्रित करना हो, इकट्ठा करना हो, और ऐसा कोई निर्देश दिया गया हो तो ये अपवाद में आएगा और इस निर्देश को वैध माना जाएगा। इसका विस्तार से हम जो चर्चा है आपके साथ धारा 17 में करेंगे। अब एक बार पुनः इस धारा को देख लेते हैं। हमारी धारा है 11 श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंध, यानी ये धारा इस धारा का मुख्य तात्पर्य ये है कि इसमें पूर्ण अंतरण हो रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है। और ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है, हित का या इंटरेस्ट का। और इसके जो दो मुख्य बिंदु आए वो हैं संपत्ति के हित का पूर्ण अंतरण, और पूर्ण अंतरण कहाँ होता है, पूर्ण अंतरण अमूमन दो संव्यवहारों में होता है, दान और बिक्री। और दूसरा बिंदु आया उपभोग पर प्रतिबंध, यानी उपभोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, धारा 11 इसकी मनाही करती है। और हमने 3 अपवादों का अध्ययन किया, जिसमें पहला अपवाद था हमारा सशर्त अंतरण कंडीशनल ट्रांसफ़र। जहाँ अंतरण ही शर्त युक्त हो तो वहाँ पर धारा 11 लागू नहीं होगी, अर्थात धारा 11 का अपवाद हो जाएगा सशर्त अंतरण या कंडीशनल ट्रांसफ़र। दूसरा हमने देखा किसी विधि या अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, बैंड बाय एनी लॉ और एक्ट। यदि किसी विधि ने ही कोई पाबंदी लगा दी है तो भी वो वैध मानी जाएगी और धारा 11 उसे प्रभावित नहीं करेगी। और धारा 17 अक्यूमुलेशन, डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन, जहाँ पर किसी संपत्ति से उत्पन्न आय को संचित करने का निर्देश हो तो वहाँ धारा 11 लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज आपके साथ जो चर्चा की है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 11 की चर्चा थी। और मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपसे पुनः भेंट अगले ई व्याख्यान में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।